Hello students, we are studying the subject soil mechanics and we were in module 3 permeability of soil. So we have done a lot of things in this chapter. Today we will start pumping out test, that is field methods for determining the coefficient of permeability. Okay, so we will start with pumping out tests. Firstly, for the determination of coefficient of permeability K, we have already studied the constant head permeameter, the variable head permeameter. Okay, these methods we have completed. Okay, now we are going to start the field methods. Okay, and one of the field method is pumping out test. Okay, सो आज हम लोग पंपिंग आउट टेस्ट के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, कैसे इसमें हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन नाउ. द लैबोरेटरी मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डू नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट्स. देखिए, जो आपके लैबोरेटरी मेथड्स होते हैं ना, उसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. रीज़न क्या है? जो सैंपल आप फील्ड से लेकर के आते हैं वो सैंपल अनडिस्टर्ब्ड सैंपल नहीं होता है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है. द सैंपल इज डिस्टर्ब्ड सैंपल, है ना. तो दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू इन सिटू स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. स्ट्रक्चर्स गेट डिस्टर्ब्ड, है ना. द सैंपल यूज्ड आर जनरली डिस्टर्ब्ड एंड डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू इन सिटू स्ट्रक्चर. इसके कारण जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेसी उसकी उतनी अच्छी नहीं रह जाती है ना, और करेक्ट रिज़ल्ट नहीं हो पाता है. ओके, और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहते हैं, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहते हैं, डेफिनेटली विल हैव टू गो फॉर द फील्ड टेस्ट्स. ओके, सो फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स फील्ड टेस्ट आर कंडक्टेड. ओके, फील्ड टेस्ट्स के बारे में आप लोग समझ गए हैं, ठीक है. ओके, चलिए. लेकिन अब ये जो फील्ड टेस्ट है ना भैया, ऐसा है कि इट इज़ बहुत ही यूज़फुल है, अच्छी बात है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल है. लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखना कि ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है. ये टेस्ट जो फील्ड टेस्ट हम लोग करते हैं परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, और इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब तक ना हो इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं. ठीक है, अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली विल गो फॉर द फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ परमेबिलिटी. And if the project is not that big, that large, we generally go for laboratory tests. Okay, the method is extremely useful for homogeneous coarse grained deposits for which it is difficult to obtain undisturbed sample. आपका जो कोर्स ग्रेन्ड डिपॉजिट्स होता है उसके लिए आपको अनडिस्टर्ब सैंपल आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सैंपल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस केस में ये फील्ड टेस्ट बहुत अच्छा है, है ना. ओके, इन पम्पिंग आउट टेस्ट, अब आइए मैं ज़रा पम्पिंग आउट टेस्ट के बारे में बता दूं. इन पम्पिंग आउट टेस्ट द सॉइल डिपॉजिट्स ओवर ए लार्ज एरिया इज इन्फ्लुएंस्ड. ठीक है, जो सॉइल डिपॉजिट है ना लार्ज एरिया में, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, और जो रिज़ल्ट आया आपके पास ना, जो रिज़ल्ट आपके पास आता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एंड ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ लार्ज मास ऑफ सॉइल. एक लार्ज मास ऑफ सॉइल का जो के है उसको रिप्रेजेंट करता है अगर मैं फील्ड टेस्ट करूं तो. ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है फील्ड टेस्ट, लेकिन जैसे मैंने बताया ये काफ़ी कॉस्टली है और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए ही जस्टिफाइड होता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड. ठीक है, आई थिंक सो दिस मच इज़ क्लियर. ओके, चलिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो एक्विफर है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्विफर है वो क्या है. देखिए, जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो कहाँ ऑकर होता है? तो इट ऑकर्स इन द पोर्स ऑफ द सॉइल. जो सॉइल है उसके पोर्स में ही तो ये होते हैं ना. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर ऑकर्स इन द परवियस सॉइल डिपॉजिट्स एंड दिस इज़ नोन एज एक्विफर. तो एक्विफर क्या है भैया? एक्विफर है सॉइल डिपॉजिट्स, और सॉइल डिपॉजिट्स के अंदर वाटर है. ठीक है, ग्राउंड वाटर है, और उस वाटर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्विफर. ठीक है, aquifers are the reservoirs of groundwater
दैट कैन बी इजीली ड्रेन्ड और पम्प्ड आउट। ठीक है, एक्वीफर आपको समझ में आ रहा है, रिजर्वायर ऑफ ग्राउंड वाटर है। ठीक है, रिजर्वायर ऑफ ग्राउंड वाटर, लेकिन रिजर्वायर कहाँ है, इतने सारे पानी कहाँ है, इन द पोर्स ऑफ द सॉइल, ओके, इन द परवियस सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, तो एक्वीफर आप समझ रहे हैं, सॉइल डिपॉजिट है, उसमें पानी है और वो सॉइल परवियस भी है। ठीक है, ताकि हम लोग उस पानी को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो यही व्यवस्था को हम लोग एक्वीफर बोल रहे हैं। ठीक है, और एक्विक्लूड क्या है, एक और टर्म यहाँ देख लीजिए, एक्विक्लूड। तो एक्विक्लूड क्या है भैया, एक्विक्लूड है आपका सॉइल डिपॉजिट तो है, ठीक है, मे बी वो उसमें पोर्स भी हो और मे बी उसमें वाटर भी हो, बट इट इज़ इम्परवियस। आप उस वाटर को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, उसके पोर्स इंटरकनेक्टेड है ही नहीं, तो वाटर का मूवमेंट उसके थ्रू होगा ही नहीं। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट दैट वाटर। तो हमने यहाँ दो टर्म देखा, एक एक्विफर जिसमें पानी है, सॉइल डिपॉजिट्स है, उसके अंदर पानी है, पानी को एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, और दूसरा टर्म हमने देखा एक्विक्लूड। एक्विक्लूड क्या है, इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट्स, तो उसमें से हम नहीं निकाल सकते हैं पानी को। ठीक है, तो आई बिलीव एक्विफर और एक्विक्लूड दोनों ही आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसमें एक टर्म आता है अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड। तो if an aquifer does not have an aquiclude at its top and the water table is in the aquifer itself, it is called unconfined aquifer। देखिए, और उसके बाद एक कन्फाइंड एक्वीफर को भी डिफाइन किया है, अनकन्फाइंड एक्वीफर को, और यहाँ कन्फाइंड एक्वीफर को डिफाइन किया गया है। क्या है ये चीज़ें, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर ऐसे समझिए कि आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, और उसके नीचे ये वाटर टेबल आपका दिख रहा है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, और इसके नीचे एक इम्परवियस लेयर है। क्या है, इम्परवियस लेयर। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा वाटर टेबल है, तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर है, ये सॉइल भी तो है ना, सॉइल के पोर्स में वाटर है। ठीक है, ये सॉइल है और सॉइल के पोर्स में वाटर है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस हो कि इम्परवियस लेयर या तो नीचे भी ना हो या फिर नीचे हो, ठीक है, लेकिन ऊपर ना हो, ठीक है, ये जो वाटर टेबल है इसके ऊपर कोई भी इम्परवियस लेयर नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के एक्वीफर को हम लोग बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्वीफर। क्या बोलेंगे, अनकन्फाइंड एक्वीफर। और जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होते हैं ना, उसमें जो आपका वाटर जो भी अवेलेबल है वो उसका कौन सा प्रेशर होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर विल बी अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये आपका हो गया अनकन्फाइंड एक्वीफर। लेकिन अगर इसके ऊपर ये आपका ग्राउंड लेवल था, ठीक है, और यहाँ पर एक इम्परवियस लेयर आ जाए, इम्परवियस लेयर, ठीक है, यहाँ क्या आ गया, एक इम्परवियस लेयर। अब जब इम्परवियस कैसा लेयर है, इम्परवियस लेयर है ना, इम्परवियस लेयर, नीचे तो था ही, ऊपर भी एक इम्परवियस लेयर आ गया। अब क्या है, जो वाटर इसके बीच कन्फाइंड हो गया ना, कन्फाइंड हो गया, दोनों के बीच आ गया, तो वाटर क्या हो गया, कन्फाइंड। तो इस तरह के एक्वीफर को हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, अब जो कन्फाइंड एक्वीफर में जो वाटर है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं, उसका प्रेशर अलग होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ड्रिल कर दूँ तो हो सकता है वाटर एक फोर्स के साथ ऊपर आए और एक हाइट तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर में। ठीक है, अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या है कि इम्परवियस लेयर सीधे सिर्फ नीचे है, ऊपर से पानी आज़ाद है, और कन्फाइंड एक्वीफर क्या है, नीचे इम्परवियस लेयर, ऊपर भी इम्परवियस लेयर। कन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, आपका जो वाटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर में रह रहा है। ठीक है, और जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसमें क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है, जो वाटर है वो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्वीफर, एक्विक्लूड, अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड कन्फाइंड एक्वीफर, ये चारों टर्म से मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से मित्रता आप लोग की हो गई है। ठीक है, ओके, चलिए, तो लेट अस प्रोसीड अहेड। आइए अब हम लोग कुछ वेल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, जब भी आप फील्ड टेस्ट करोगे ना, तो आपको कुआं खोदना पड़ेगा, वेल्स, यू विल हैव टू ड्रिल वेल्स, है ना, तभी आप टेस्ट कर पाओगे। तो जब वेल्स की खुदाई करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें रखनी होगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा वेल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ग्राउंड सरफेस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका ग्राउंड सरफेस है।
ठीक है, ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अब ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या है, पूरा का पूरा सॉइल है, ठीक है, और परवियस सॉइल है, ठीक है, पूरा का पूरा सॉइल है, परवियस सॉइल, ठीक है, ओके। अब क्या है, उस सॉइल में वाटर भी है, ठीक है, और उस वाटर को ड्रेन आउट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने एक कुआं खोदा है, एक वेल को ड्रिल किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इसका लोअर सरफेस है ना, लोअर पॉइंट, वो क्या है, एक इम्परवियस बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ इम्परवियस, दिस इज इम्परवियस, ठीक है। अब हमने जो कुआं का खुदाई किया है, ठीक है, तो क्या हुआ है भाई, खुदाई किया है तो खुदाई कहाँ तक किया है, जहाँ तक परवियस लेयर था, ठीक है, जहाँ तक सॉइल परवियस थी हमने वहाँ तक खुदाई कर दिया, ठीक है, एक वेल बना दिया है, ओके। और वेल में जो या पूरे के पूरे सॉइल में जो वाटर लेवल था वो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, वाटर लेवल, ओरिजिनल वाटर टेबल जो था, ओरिजिनल वाटर लेवल जो था वो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब खुदाई करने के बाद हमने क्या किया है, हमने एक पंप सेट लगाया है और वाटर को पंप करना शुरू किया है, ठीक है, हमने वाटर को पंप आउट करना शुरू किया है, ओके। वाटर को जब हम पंप आउट करेंगे तो क्या होगा, वाटर का ड्रॉ डाउन होगा, क्या होगा, ड्रॉ डाउन, वाटर नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, वाटर पंप आउट होगा जिसके कारण क्या होगा, वाटर नीचे की ओर आएगा, ड्रॉ डाउन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और एक कोन का शेप ये ले लेगा, ठीक है, ओके। ये फिगर में यही सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। आइए अब थोड़ा डिटेल में से हम लोग देखते हैं। द ड्रॉप in the water table elevation at any point from its pervious static level, pervious static level मतलब क्या, ये वाला लेवल, ठीक है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है यही आपका परवियस स्टैटिक लेवल, स्टैटिक पानी का यहीं पर स्तर बना हुआ था, ठीक है। स्टैटिक लेवल से क्या, द ड्रॉप, स्टैटिक लेवल से जो ड्रॉप हुआ है, द ड्रॉप इन वाटर टेबल एलिवेशन एट एनी पॉइंट फ्रॉम इट्स previous, sorry it's not pervious, it is previous, previous static level is called drawdown। देखिए पहले पहले जो पानी का लेवल था यही था, ठीक है, पंपिंग आउट होने के बाद पानी का लेवल घट गया, यहाँ आ गया वेल में, और आसपास के इलाके में भी पानी घटा है और कुछ ये शेप पकड़ लिया है, ठीक है। तो ये पानी यहाँ था अब यहाँ आ गया, ठीक है, या फिर यूँ कहें पानी यहाँ था अब यहाँ आ गया, या फिर यूँ कहें पानी यहाँ था अब यहाँ आ गया है, या पानी यहाँ था अब यहाँ आ गया है, ठीक है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पानी में गिरावट हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉ डाउन, ठीक है। प्रीवियस लेवल से पानी कहाँ आ गया, तो इस पूरे के पूरे लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉ डाउन, ठीक है। तो टर्म ड्रॉ डाउन मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक है। ड्रॉ डाउन क्या है आप लोग समझ गए, ठीक है। पंपिंग शुरू किया हमने तो पानी का लेवल नीचे आया, कितना नीचे आया, उसके प्रीवियस लेवल से, जब स्टैटिक था तो उस समय क्या लेवल था, वहाँ से अभी कितना नीचे आ गया, वो डिस्टेंस आप मेजर कर लो, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन, ठीक है। द एरियल एक्सटेंट ऑफ द कोन ऑफ डिप्रेशन, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये तो अच्छा पानी का लेवल यहाँ ये है, 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 अब मैंने सबको एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। तो पानी का कुछ शेप जो होगा कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये जो आपको फिगर में दिख रहा है ना, अगर 2D फिगर में आप देखेंगे तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज़ ए कर्व, और आपने इसका नाम दे दिया ड्रॉ डाउन कर्व, ठीक है। इसको क्या आपने नाम दे दिया है, ड्रॉ डाउन कर्व, क्या नाम है, ड्रॉ डाउन कर्व, ठीक है। लेकिन जब इस फिगर को आप 3D में इमेजिन करेंगे, एक्चुअली में इट इज़ हैपनिंग इन 3D, तो 3D में जब आप इमेजिन करेंगे तब आप क्या पाओगे, तो ये एक कर्व तो है 2D में, लेकिन एक्चुअल में ये एक कोन है। अब इसको जब 3D में विजुलाइज करिए ना, कुआं आप खोदेंगे तो 2D में कुआं खुदता है, कुआं तो 3D में एक सिलेंडर के रूप में ना खोदेगा, ठीक है। तो जो पानी अब आप निकाल रहे हो, तो जो ये आपको ड्रॉ डाउन दिख रहा है सिर्फ इसी डायरेक्शन में थोड़ी दिखेगा, ये हर डायरेक्शन से दिखेगा ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक कोन दिखेगा, आप विजुलाइज करिए इसको, ठीक है, यू विल गेट ए कोन, ठीक है। और वहाँ पानी का डिप्रेशन हो रहा है, इसीलिए उस कोन को हम लोग बोल देते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, कोन ऑफ डिप्रेशन, ओके, इट इज कॉल्ड एज कोन ऑफ
डिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए द एरियल एक्सटेंट ऑफ द कोन ऑफ डिप्रेशन। अब ये कोन ऑफ डिप्रेशन जो आपका है, ये कोन ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। ये आपको 2D में ऐसा दिख रहा है, 3D में पूरी पूरी एक कोन दिखेगी, ठीक है। तो इसका जो एरियल एक्सटेंट है ना, पूरा का पूरा एरियल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ, ये को पाकर अपने बेस पे ही यहाँ, ठीक है। तो इसका जो एरियल एक्सटेंट है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। और उसका जो रेडियल एक्सटेंट है उसको बोल रहे हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये पूरा का पूरा जो एक सर्किल बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? अगर इस रेडियस को हम लोग ले लें, कोन का बेस क्या है? एक सर्किल है ना, और उस बेस का रेडियस लें तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब देखिए एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग द ड्रॉडाउन कर्व डेवलप्स ग्रेजुअली विथ टाइम ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोरेज। ऑब्वियस सी बात है, आप एक कांस्टेंट रेट से पंपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉडाउन जो कर्व वो डेवलप होगा ही समय के साथ, ठीक है, क्योंकि जो स्टोर में पानी था वो अब निकल रहा है। दिस फेज इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं अनस्टेडी फ्लो। अभी तक इस फेज को हम लोग अनस्टेडी फ्लो बोल रहे हैं। क्यों भैया इन अनस्टेडी फ्लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो वाटर टेबल है ना, वाटर टेबल एलिवेशन एट ए गिवन लोकेशन नियर द वेल चेंजेस विद समय के साथ वो बदल रहा है, ठीक है, इसलिए अनस्टेडी फ्लो है, ओके। अब देखिए ऑन प्रोलॉन्ग्ड पंपिंग, आप पंपिंग को कंटिन्यू किए हुए हैं, an equilibrium state is reached between the rate of pumping and rate of inflow of groundwater from the outer edges of zone of influence। देखिए अब पंपिंग आउट आप कर रहे हैं तो क्या होगा, इधर का जो पानी है ना ये सब तो यहाँ आएगा ना जी, पानी का फ्लो इधर से इधर तो होगा ही, ठीक है। आप बाहर सारा पानी निकाल रहे तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे ना, आप खुद भी एक अगर एक छोटा सा सिस्टम बना के इसको चेक करो एक बाल्टी में, तो अगर पानी आप निकालते हो सेंटर से तो आसपास का पानी उस जगह को फिल करने के लिए आता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही चीज़ होगा, ठीक है। ऑन प्रोलॉन्ग्ड पंपिंग एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड। बहुत सारा पंपिंग किया तो सारा पानी चारों डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है उस जगह को फिल करने के लिए। तो जिस रेट से आप निकाल रहे हैं उसी रेट से फिलिंग भी हो रहा है, जिस रेट से आप पानी निकाल रहे हैं उसी रेट से फिलिंग ऑफ वाटर भी हो रहा है। इससे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, ठीक है, बिटवीन द रेट ऑफ पंपिंग एंड द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम आउटर एजेस ऑफ द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जा रहा है, ठीक है। द ड्रॉडाउन सरफेस अटेन्स ए कांस्टेंट पोजीशन। अब ये देखिए जो ड्रॉडाउन कर्व है आपका, ये ड्रॉडाउन सरफेस हो गया, ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। पोजीशन उसका कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और वेल को अब हम बोलेंगे, अब समय बीतते जा रहा है लेकिन वो ड्रॉडाउन कर्व जो है वो एक ही पोजीशन पे चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ अब जो आपका वेल है वो स्टेडी फ्लो कंडीशन में आ गया है, ठीक है, क्लियर, स्टेडी फ्लो कंडीशन में वो आ चुका है। तो अनस्टेडी फ्लो कंडीशन जो था वो भी आपने देखा, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट होता है और स्टेडी फ्लो कंडीशन प्रिवेल करता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए पंपिंग हमने चालू नहीं किया था तब को देखा, पंपिंग चालू किया उस समय देखा, पंपिंग चालू करने के बाद अनस्टेडी और स्टेडी स्टेट को भी देखा। अब हम लोग पंपिंग को रोक देते हैं, ठीक है, पंपिंग को हमने रोक दिया, तब क्या हो रहा है, एज सुन एज द पंपिंग इज स्टॉप्ड, पंपिंग को आपने स्टॉप कर दिया है, द डिप्लीटेड स्टोरेज इन द कोन ऑफ डिप्रेशन, कोन ऑफ डिप्रेशन आप समझ रहे हैं, उसमें डिप्लीशन को भी समझ रहे हैं, ठीक है, इज मेड गुड। जो भी वाटर डिप्लीट हुआ था, पंपिंग को आपने रोक दिया, उस समय की बात करना है, जो भी डिप्लीशन हुआ था अब वो मेड गुड हो गया, ठीक है, उसकी भरपाई हो गई है ना, बाय ग्राउंड वाटर इनफ्लो इनटू द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसकी भरपाई हो गई। ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर इज रिच्ड, जो ओरिजिनल लेवल प्रीवियस लेवल जो ऊपर मैंने कहा ओरिजिनल लेवल जो है वो रिच हो गया, एंड इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं रिक्यूपरेशन या रिकवरी, रिक्यूपरेशन या फिर रिकवरी, क्या बोलते हैं जी, रिक्यूपरेशन या फिर रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपके ध्यान में बिल्कुल होने चाहिए, है ना, ड्रॉडाउन कर्व आपको पता होना चाहिए, कोन ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ड्रॉडाउन, ठीक है, रिक्यूपरेशन और रिकवरी, ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
क्लियर है इतनी बातें? चलिए ओके, चलिए उससे पहले भी कि हम लोग के की वैल्यू को डिटरमाइन करने की कोशिश करें, कुछ एजम्पशंस हैं जो फील्ड टेस्ट जो हम लोग करते हैं, इसमें कुछ एजम्पशंस हम लोग ले करके चलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ड्यूपेट्स एजम्पशन भी कहते हैं। क्या है ये एजम्पशंस? लेट अस सी वन बाय वन। द फ्लो इज़ लैमिनर, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्लो हो रहा है उसे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो लैमिनर फ्लो हो रहा है, और डार्सी लॉ इस तरह वैलिड है, ठीक है। तो पूरे के पूरे फेनोमेनन में डार्सी लॉ वैलिड है और फ्लो है जो आपका वो लैमिनर है। जो सॉइल मास है आपके पास वो आइसोट्रॉपिक है और होमोजीनियस होगा, ठीक है, ये भी एजम्पशन हमने लिया है। द वेल पेनिट्रेट द एंटायर थिकनेस ऑफ एक्विफर। अब देखिए जो आपका एक्विफर है ना, तो जो भी थिकनेस एक्विफर का जो वेल आप बना रहे हैं ना, वो वेल पूरे थिकनेस को पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, ये भी एक एजम्पशन हम लोग ले करके चलेंगे। द फ्लो इज स्टडी, ओके, के रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा, ओके। द फ्लो टुवर्ड्स द वेल इज रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल। मैं जब डायग्राम में आप लोगों को बताऊंगा उस समय भी इन सारे एजम्पशंस में हम लोग थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाया जाएगा। अभी बस समझिए कि फ्लो टुवर्ड्स द वेल इज़ रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल। अगर ये आपका वेल है तो जो फ्लो है वाटर का वो रेडियल है और द स्लोप ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज़ स्मॉल, ठीक है, जो आपका स्लोप है HGL का वो है काफ़ी स्मॉल। डायग्राम में इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। नेचुरल ग्राउंड वाटर रिजीम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, जो ऐसा है कि आपका ग्राउंड वाटर रिजीम है ना वो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप टेस्ट कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर के इन्हीं कारणों से बदल जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ कांस्टेंट, ओके। लेट अस नाउ सी स्टडी फ्लो इन एन अनकन्फाइंड वेल, ओके। देखिए यहाँ पर आपके पास है ये ग्राउंड सरफेस, ओके, इस ग्राउंड सरफेस में हमने ड्रिल किया है एक वेल, ओके, एक वेल को ड्रिल किया गया है, ठीक है, और हमारे एजम्पशंस के अनुसार ये ड्रिलिंग कहाँ तक की जानी चाहिए, जितना विड्थ है एक्विफर का उतना ये ड्रिलिंग होनी चाहिए, वहाँ तक वेल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से नीचे, ये क्या है आपका, ये है इम्परवियस लेयर, ठीक है, ये जो आपका क्या है इम्परवियस लेयर, ओके, और इसके बीच में आपका है परवियस सॉइल, और उस सॉइल के पोर्स में क्या है वाटर, और आपने एक वेल को ड्रिल किया है, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा हाइट है ना, इस परवियस सॉइल का वो हम लोग मान लेते हैं कैपिटल H, ओके। नाउ यहाँ पर हमें दिख रहा है ओरिजिनल वाटर टेबल, ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ओरिजिनल वाटर टेबल। जब पंपिंग शुरू नहीं हुआ था उस समय जो वाटर टेबल है, ओरिजिनल वाटर टेबल, वो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ओरिजिनल वाटर टेबल, ठीक है, और ये क्या है आपका ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ वेल दिख रहा है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को पंपिंग आउट कर रहे हैं, ठीक है, पंपिंग आउट ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ से हो रहा है, ओके। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा
ड्रॉ डाउन, ठीक है। तो कुछ समय के बाद एक स्टेडी स्टेट हमें मिलता है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट में हमने ये देखा कि अब जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ आपको कोन ऑफ डिप्रेशन बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ड्रॉडाउन कर्व भी यहाँ आपको दिख रहा है। ओके, चलिए अब हमें ये पता है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वेल बनाते हैं। ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ ऑब्जर्वेशन वेल बनाया है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन वेल हमने इस पॉइंट पर बना रखा है, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक ऑब्जर्वेशन वेल बना रखा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल हमने यहाँ से यहाँ तक बना रखा है, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन वेल को उसकी S1 जो ड्रॉडाउन है, ठीक है, या H1 नीचे से जो हाइट है वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन उस दोनों जो आपके वेल है उसको यहाँ मैं डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप समझ जाएंगे कि वेल कहाँ कहाँ है, ऑब्जर्वेशन वेल्स, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन वेल जो है आपका वो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, और उस ऑब्जर्वेशन वेल के लिए जो आपका S1 है, जो ड्रॉडाउन है ना S1, उसे मैं S1 कह रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉडाउन S1 और आपका H1 हाइट नीचे से है, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन वेल होते हैं, तो ये अब मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल बना रहा हूँ, ठीक है। वो हाइट आपको H2 है, ठीक है। चलिए, ड्रॉडाउन कितना है इसके लिए, S2, ठीक है। ड्रॉडाउन इसके लिए S2 और इसके लिए नीचे से हाइट कितनी है, H2, ठीक है। ओके, जो वेल है आपका, है ना, जो वेल है वहाँ जो अगर आप ड्रॉडाउन को देखें तो वो ड्रॉडाउन आपको दिख रहा है SW, ठीक है। और हाइट नीचे से देख रहे हैं वो आपको दिख रहा है HW। ओके, ये जो वेल आपके पास है, इसका जो रेडियस है ना, वेल का रेडियस वो है RW। ओके, और जो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो R1 है, और उसी सेंटर से जो सेकंड वाला वेल है उसका डिस्टेंस R2 है, ठीक है। ओके, और अगर आप जो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो रहा है ना उसकी बात करें तो वो सेंटर से R डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। जो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस कह लीजिए, ठीक है, वो R डिस्टेंस तक लाई कर रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ हम कंसिडर करते हैं R डिस्टेंस पे, है ना। यहाँ आप कंसिडर करते हैं R डिस्टेंस पे एक वेल, ठीक है। R डिस्टेंस पे एक वेल हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो आपका H है उसको हम लोग H मान ले रहे हैं, और उसके लिए जो S है ड्रॉडाउन उसे हम लोग S मान ले रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये डायग्राम क्लियर है, ठीक है। ऊपर ग्राउंड सरफेस आपको दिख रहा है, नीचे इम्परवियस लेयर है, और हमने एक वेल से वाटर पंप आउट करना शुरू किया है। इसमें हमने दो ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाए हैं, ठीक है। और उस ऑब्जर्वेशन वेल्स के जो ड्रॉडाउन्स हैं वो S1 और S2 है, ठीक है। ये क्लियर है। जो आपका वेल है, जो मेन वेल है, उसमें HW आपका हाइट दिख रहा है और SW आपको ड्रॉडाउन दिख रहा है, ठीक है। टोटल जो थिकनेस या हाइट कह लीजिए इस एक्यूफर का वो कैपिटल H है, ठीक है। एक चीज़, अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है,
ये जो कैपिटल एच है ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, जो वाटर टेबल है वहाँ तक, ठीक है। ओके, क्लियर है ये डायग्राम। चलिए तो आगे बढ़ते। अब देखिए, अब हमें ये बताना है किसी भी एक समय पर जो ड्रॉडाउन था वो एस था, ठीक है। किसी भी एक समय पे एक जो ड्रॉडाउन था वो कितना था, एस था। हमने मान लिया कि वो एस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, आर रेडियस की दूरी पे एस ड्रॉडाउन था, ठीक। कोई भी एक आर दूरी पे जो ड्रॉडाउन था वो एस था। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े हम लोग, तो आपका h जो है वो dh से बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो h dh से बढ़ेगा, ठीक है। ओके, जो r है वो dr से बढ़ेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे जाऊँ तो r dr से बढ़ जाएगा और h dh से बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो h और dh और r और dr इसके बीच जो ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ही तो है ना ये, ठीक है। वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू के इंटू डी एच अपॉन डी आर। कैसे ये लिख सकते हैं भाई, वेलोसिटी v इजकल टू के आई, डार्सी लॉ से हमें पता है v इजकल टू के आई, आर फॉर रेडियल, ठीक है। वेलोसिटी k इंटू डी एच अपॉन डी आर। ये डी एच बाई डी आर कहाँ से आया भाई, तो डी एच और डी आर क्या है, तो मैंने क्या बताया कि जो आपका यहाँ आपने एक ये लिया है, अगर डी थोड़ी सी इसकी आगे दूरी पे भी आप लेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये डी एच होगा, ये जो पॉइंट है ये डी एच होगा और ये डी आर होगा, ठीक है। ये डी एच और ये डी आर। और आई क्या होता है, आई क्या होता है, ठीक है, एच अपॉन एल। तो उससे आप देखोगे तो आप पाओगे कि वी आर इजकल टू के इंटू डी एच अपॉन डी आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि Q कितना होगा। Q इज इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एरिया कितना होगा भाई, इस सिलेंडर का देखिए एरिया कितना होगा, ये R आपने लिया है, ठीक है, ये R, ओके। तो जो आपको सिलेंडर अब दिख रहा है ना, उसकी एरिया कितनी होगी वो हमें बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेडियस R का कोई भी सिलेंडर है तो उसका एरिया होता है 2 पाई R इंटू H, ठीक है, H हाइट इंटू के डी एच अपॉन डी आर। It can also be written as H dH is equal to Q upon 2 pi into K into dr upon R, okay। Integrating both sides, ठीक है, दोनों ही साइड्स को इंटीग्रेट करिए, क्या मिलेगा आपको, एच स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ ये वेरी करेगा ये बताइए, h1 से लेकर के h2, ओके। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू q 2 पाई k dr अपॉन r। क्या होगा 1/r का अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया जा इंटीग्रेट किया जाता है तो क्या मिलता है हमें, इट विल बी ln, कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है R2 से R1, ओके। तो R2 अपॉन R1, ठीक है।
यहाँ 2 और 2 अगर कट कर दें और Q इज इक्वल टू निकालें तो जो हमें Q मिलेगा वो मिलेगा पाई इंटू के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ln R2 अपॉन R1, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग पंपिंग आउट और वाटर कर रहे हैं तो जो Q है वो तो हमें पता चल ही जाएगा, जो भी डिस्चार्ज है वो तो हमें पता चल जाएगा ना, तो Q हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत आसान तरीके से K हम लोग निकाल सकते हैं, डैट इज़ इक्वल टू Q इंटू ln R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हमारा लक्ष्य ये है कि हम देख लें कि सभी चीज़ें नोन हैं, तो Q हमारा नोन है, ठीक है। R2 और R1 नोन है क्या? देखिए आपने जो ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाए थे तो उसका रेडियस R1 और दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन R2, दोनों का हमें जो डिस्टेंस है वो नोन है, ठीक है। फिर है H2 और H1, तो देखिए जो भी आपका ड्रॉडाउन है H2 H1 यही तो है ना, H2 और H1, H आपको पता है, ड्रॉडाउन S2 और ड्रॉडाउन S1 आपको पता है, ठीक है। तो उससे आप लोग H1 और H2 निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमें पता है ऑब्जर्वेशन वेल्स का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है फॉर द अनकन्फाइंड वेल स्टडी फ्लो में ही, ठीक है, हम लोग बहुत आसान तरीके से कुछ इस तरह निकाल सकते हैं के, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ जो Q का इक्वेशन है ना, जो Q आपको दिख रहा है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपको इक्वेशन यहाँ दिख रहा है ना, इसको हम लोग सेम चीज़ को इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो, Q इज इक्वल टू पाई के H2 और H1 के जगह अगर हम लोग H स्क्वायर कैपिटल H स्क्वायर ले लें, ठीक है, माइनस HW स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइडेड बाई ln R डिवाइडेड बाई RW। क्या हो गया भाई ये? तो देखिए H1 H2 है, ठीक है, एक और हम लोग ये पूरा इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं या फिर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड्स किधर से बात करें, ठीक है। और दूसरा हम लोग ये HW की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात है, एक साइड ये एक साइड ये, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है R, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात RW स्मॉल, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग ज़रूरत के हिसाब से कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए इसमें कुछ और भी हम लोग बदलाव कर सकते हैं जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट इक्वेशंस कह लें, ठीक है। अगर इफ़ सेम इक्वेशन में थोड़ा हम लोग खेल कूद करेंगे अभी, ठीक है। अगर SW क्या है भाई, तो देख लीजिए जो आपका ड्रॉडाउन है वेल के पास है ना, ड्रॉडाउन ऑफ द वेल यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, ड्रॉडाउन ऑफ द वेल, ठीक है। तो जो आपका SW है ना, अगर दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू H माइनस HW है ना, अगर SW जो है इज़ स्मॉल है ना, इज़ स्मॉल रिलेटिव टू किसके, कैपिटल H के, ठीक है, तब क्या खुरापाती हम लोग करेंगे वो आपको बताते हैं। देखिए ये जो SW है ना, अगर H के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, मतलब SW माने इतना ही आया था और ये पूरा का मतलब जो ड्रॉडाउन कर्व बना कुछ इस तरह का बना, ठीक है, ये काफ़ी छोटा आया और इससे भी छोटा आया, ठीक है। तो अगर SW बहुत छोटा है कैपिटल H के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं,
जो एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर हमें दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है, इसको हम लोग एच प्लस एच डब्ल्यू एच माइनस एच डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और h प्लस एच डब्ल्यू, अगर एच डब्ल्यू बहुत छोटा है तो h और एच डब्ल्यू दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 2h, ठीक है। और h माइनस एच डब्ल्यू के जगह हम लोग एस डब्ल्यू अगर लिख दें, ठीक है, h माइनस एच डब्ल्यू की जगह एस डब्ल्यू लिख दें, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा पूरा था, इसके बदले अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, तो इसका हम लोग यूज़ वहाँ इस इक्वेशन में कर दें, तो एक चीज़ आप ये इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, एक चीज़ और, जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाला है ना, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, Q इज इक्वल टू पाई इंटू के h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln r2 बाई r1, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉडाउन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये लिख दे क्या, पाई इंटू के h2 प्लस h1 इंटू h2 माइनस h1 अपॉन ln r2 अपॉन r1, ठीक है, इज इक्वल टू पाई के h2 प्लस h1, ठीक है। जो आपका h2 प्लस h1 है, उसके जगह हम लोग लिख देंगे 2h, क्योंकि h2 और h1 दोनों किसके बराबर है, h के बराबर है, ठीक है। और h2 माइनस h1 जरा देख लीजिए तो फिगर में, h2 माइनस h1, h2 माइनस h2 माइनस h1 मतलब ये क्या है इक्वल टू, तो देखिए तो ज़रा, ये s1 माइनस s2, ये क्या है, s1 माइनस s2 है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट इनटू s1 माइनस s2 अपॉन ln r2 अपॉन r1, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस मैनर, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसमें आप सेम इक्वेशन को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। लेट अस नाउ सी दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पंपिंग टेस्ट वाज मेड इन अ मीडियम सैंड एंड ग्रेवल टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर, ठीक है। तो जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है आपका पंपिंग टेस्ट, किस डेप्थ पे, 15 मीटर की, ठीक है। जो वेल खोदा गया है वो 15 मीटर है, ठीक है। और 15 मीटर के बाद क्या हुआ, वेयर अ बेड ऑफ क्ले वाज एनकाउंटर्ड, ओके। द नॉर्मल ग्राउंड वाटर लेवल वाज एट द सरफेस, जो सरफेस है वहीं पर नॉर्मल ग्राउंड वाटर लेवल है। ऑब्जर्वेशन होल्स वेर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 7.5 मीटर फ्रॉम द पम्प्ड वेल, जो आपका वेल है वहाँ से 3 मीटर और 7.5 मीटर, ये दो जगह पर क्या किया गया है, ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाए गए हैं। एट ए डिस्चार्ज ऑफ 3.6 लीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पंपिंग वेल, डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू 3.6 लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अ स्टेडी स्टेट वॉज अटेंड इन अबाउट 25 आवर्स, 25 घंटे में स्टेडी स्टेट हमें मिल गया है। जो ड्रॉडाउन 3 मीटर वाला जो वेल है ना, वहाँ पर जो ड्रॉडाउन था S1 वो 1.65 मीटर था, और जो दूर वाला ऑब्जर्वेशन वेल था जो 7.5 मीटर पे लाई कर रहा था, वहाँ पर जो हमने देखा S2 ड्रॉडाउन वो 0.36 मीटर है। हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल निकालनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ गिवन है वो लिख लीजिए। Q कितना दिया हुआ है, 8.6 लीटर, actually it is not 8.6, it is 3.6 liter per second, okay। and R1 बताइए क्या दिया हुआ है। R1 मतलब क्या, तो जो मैंने ऊपर डायग्राम बताया वहाँ से देखिए R1 का क्या मतलब है। आपने ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाए थे, ठीक है। जो पहला ऑब्जर्वेशन वेल है वो जो आपका मेन वेल है उससे R1 दूरी पे लाई कर रहा है ना, तो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये दिया हुआ है R1 कितना,
5 मीटर, ओके, यस, लेट मी चेक इट, 3 मीटर, ओके। ये जो R1 है 3 मीटर दिया हुआ है ना, और जो आपका R2 है वो 7.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो R1 R2 आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है R1 R2। R1 इज इक्वल टू 3 मीटर, ओके। R2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना, 7.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए S1 कितना दिया हुआ है, बता सकते हैं आप? देखिए यहाँ लिखा है जो ड्रॉडाउन है ना 3 मीटर पर, वहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1.65 मीटर, ड्रॉडाउन 1.6 मीटर, 1.65 मीटर, ठीक है। तो ज़रा H1 बता सकते हैं आप क्या? H1 देखिए इस फिगर में, अगर S1 आपको पता है तो H1 निकालने के लिए क्या चाहिए, H माइनस S1 करेंगे तो निकल जाएगा H1। H कितना दिया हुआ है यहाँ, पहले ही बताया है 15 मीटर, ठीक है। H1 देखिए ये ना 15 मीटर, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू 15 माइनस 1.65 इज इक्वल टू 13.35 मीटर दे रखा है, ठीक है। S2 कितना दे रखा है, S2 दे रखा है कितना, देखिए ज़रा 0.36 मीटर। तो H2 बता दीजिए कितना आएगा, 15 माइनस 0.36 इट विल बी इक्वल टू 14.64 मीटर। इतनी सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। और फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर है ना, Q इज इक्वल टू, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, देखिए यहाँ पर है ना, इसी फॉर्मूला को लगा के डायरेक्टली ये यूज़ करें या यूज़ करें, ठीक है, जैसा आपकी सहूलियत हो। तो Q इज इक्वल टू पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी दी हुई भाई, 3.6 लीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको मीटर में करना चाहूँ तो इंटू 10⁻³ होता है, ठीक है, मीटर क्यूब में अगर मैं चाहता हूँ इसको तो, ठीक है। इज इक्वल टू पाई की वैल्यू बोलिए कितना भैया, पाई की वैल्यू, चलिए अभी पाई रहने देते हैं, बाद में इसका 3.14 लिख दिया जाएगा, ठीक है, इंटू के, है ना। H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू है 14.64 स्क्वायर, हाँ, माइनस H1 13.35 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ln R2 कितना है 7.5 और R1 कितनी है 3, ठीक है। ln के जगह अगर मैं यहाँ log लिख लूँ, log बेस 10 के साथ ले लूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। log जो ln मतलब क्या, log बेस ही, इस बार मैंने log बेस 10 ले लिया, तो बस अंतर क्या आता है आपको, 2.3 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। चलिए, और k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जो 2.3 इंटू लॉग बेस 10 7.5/3 जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो 0.398 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3.6/1000 है, ठीक है। यहाँ ये तो पाई 3.14 नीचे आ जाएगा, इंटू ये जो का ये पूरा टर्म दिख रहा है ना स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी नियरली इक्वल टू 36.09, ठीक है, ओके। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर में था और यहाँ मीटर क्यूब बाई सेकेंड में था, ठीक है। ये यहाँ देखिए ये मीटर स्क्वायर में था और ये मीटर क्यूब बाई सेकेंड में था ये टर्म, तो मीटर बस बचता है आपका मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, जो आपका आंसर आएगा उसका यूनिट अब सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करें तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.002
0.89 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया जो परमेबिलिटी आपको निकालनी थी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह अगर एक अनकन्फाइंड एक्विफर है जिसमें पंपिंग टेस्ट हो रहा है तो उसमें आप कैसे के तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए।